हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जीएसएस। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में पर्यावरण के 20 प्रश्न की डिटेल में व्याख्या बताएंगे, जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप अगर इसे देख लेते हैं तो इसमें से जितने भी आपके एक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, तो चारों विकल्प की जिसकी व्याख्या की जा सकती है उसकी मैंने व्याख्या अच्छे से की है, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। आप लोग हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें से पहला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आपका दिया गया है जीवजात, उसके बाद पारिस्थितिकी पदछाप, जियोम, निकेत। तो इसमें जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा पारिस्थितिकी पदछाप। पारिस्थितिकी पदछाप जो होगा इसका आंसर होगा। इसके बारे में और जो इसके अन्य विकल्प दिए गए हैं उनके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। अगला इसमें इसकी जो व्याख्या है देख लेते हैं। निकेत, यहाँ पर आपका 4 नंबर में निकेत दिया गया है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग ग्रिनेल्स ने 1971 में किया था। निकेत एक सूक्ष्म निवास होता है। निकेत एक सूक्ष्म निवास होता है जहाँ एक जाति के ही लोग निवास करते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के जाति अथवा उपजाति के लोग निवास करते हैं। आगे दिया गया है, किसी एक निकेत में रहने वाले जीव समुदाय की दो जातियां साथ साथ नहीं रह सकती हैं। किसी निकेत में रहने वाली जाति दूसरे निकेत में रहने वाली जाति की पूरक होती है। ये निकेत के बारे में था। अब अगला है जियोम। जियोम किसे कहते हैं? जियोम या बायोम के बारे में हमने सुना है। तो जियोम क्या होता है? जियोम समस्त वनस्पतियों एवं प्राणियों के सम्मिलित रूप से सृजित पारिस्थितिकी को जियोम कहा जाता है। जियोम जो है पृथ्वी पर बहुत विस्तृत क्षेत्र पर फैला होता है। जैसे अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय जियोम क्षेत्र, तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वो काफ़ी दूर में फैला है, तो उसमें कई जातियाँ प्रजातियाँ निवास करती हैं, तो वो एक जियोम कहा जाता है। तो जियोम बहुत ज़्यादा ही विस्तृत रूप में पाया जाता है। या धरती या समुद्र, यह धरती या समुद्र के किसी बड़े क्षेत्र को बोलते हैं जिसके सभी भागों में मौसम, भौगोलिक घटनाएं और निवासी जीवों की समानता होती है। तो इसमें जीवों की समानता होती है, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र पर ये फैला होता है आपका जियोम। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र भी कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है? जब आदमी जीवित रहता है उसके बाद वो मरता है तो धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है, फिर भौतिक तत्व में विलीन हो जाता है, फिर वो जैविक तत्व में आता है। तो इस तरह से क्रिया चलती रहती है पारिस्थितिक तंत्र में, उसी को ही जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। तो अगर पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित पूछे कि उसके चक्रण को क्या कहा जाता है, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित हो जाता है? घटपर्णी एक पौधा है जो कीटों को क्या करता है? कीटों को खाता है। क्यों खाता है? नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए, अपने को नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए। क्योंकि ये पौधे ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो कीट भक्षी पौधे जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है ऐसे स्थानों पर उगते हैं, और वहाँ पर एक कीटों को अपना आहार बनाकर अब नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। तो जो घटपर्णी है उसका पत्ता घड़े के आकार में होता है, घड़े के आकार के टाइप में होता है। जैसे ही कीट उसके सामने जाता है, कीट उसके अंदर खींच लेता है, तरल नुमा चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है उसके अंदर। जैसे उस पर कीट बैठेगा उसको तुरंत अंदर खींच लेगा, और फिर पत्ती क्या होती है, बंद हो जाती है, और उसमें उसको पचा लेता है। पचा के उस पचने के बाद जैसे वो पच जाता है फिर पत्ती अपने आप खुल जाती है। तो यही होता है घटपर्णी पौधे की विशेषता, ये पत्ते के द्वारा रूपांतरित होती है। अगले विकल्प को हम देखते हैं। अगला प्रश्न, दो या दो से अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है। एक जीव को लाभ होता है किंतु दूसरे जीव को कोई हानि नहीं होती है, इस संबंध को क्या कहते हैं? तो जब दो जीवों के अंतर संबंध होता है, या पेड़ पौधे जो होते हैं आपस में रहते हैं, एक को कोई हानि नहीं हो रही लेकिन वो उसकी छत्र छाया में है और उसको लाभ हो रहा है, तो उस क्रिया को हम सहभोजिता कहते हैं। सहभोजिता कहते हैं, और इन चीज़ों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। सहभोजिता, यदि एक सहयोगी दूसरे को हानि पहुंचाए बिना ही लाभान्वित होता है तो उसे सहभोजिता कहते हैं। अगला उदाहरण देख लेते हैं, आर्किड। आर्किड जो होता है, आर्किड क्या है? आर्किड आपका अधिपादप है। अधिपादप होता है, एक किसी पेड़ के सहारे उगता है क्योंकि आंतरिक अवलंबन की इसको आवश्यकता होती है। तो पेड़ पर जब उग जाएगा, उगने के बाद क्या करता है, इसकी बेलामिन, जड़े में बेलामिन पाया जाता है, उसी भाग से वातावरण से नमी को अवशोषित करती हैं और अपना स्वयं अपने ऊपर निर्भर रहती है, ना कि किसी पेड़ के ऊपर। तो आर्किड और कंठलताएं ऐसे एग्जाम्पल होती हैं इसके। अगला है सहोपकारिता।
सहोपकारिता का मतलब है कि जब दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित होते हैं, किसी को कोई हानि नहीं होती है, तो उसे सहोपकारिता कहा जाता है। तो इसका उदाहरण क्या है? लाइकेन, कवक, मूल इसके उदाहरण होते हैं। मतलब दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं, दोनों लाभान्वित होते हैं, एक दूसरे के बिना अस्तित्व ना रहता, वो वही सहोपकारिता होता है। उसके बाद प्राक सहयोग या आदि सहयोग भी हम इसको जानते हैं। यदि दोनों ही सहयोगी बिना संबंध स्थापित किए परस्पर लाभान्वित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्राक सहयोग। जैसे परिवेश में, एक ही परिवेश में सूक्ष्म वनस्पति जात होते हैं। फिर 5वां क्वेश्चन है आपका, कुछ पौधों की जड़ें विष के समान पदार्थों का श्रावण कर अन्य जाति के पौधों की वृद्धि को रोक देती हैं। यहाँ पर क्या होगा? रोक देती हैं, दूसरा कोई और पौधा नहीं उग पाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ये क्रिया पॉजिटिव वे भी होती है, निगेटिव वे में भी होती है। पॉजिटिव वे में अगर होगी तो वहाँ पर पौधे उगेंगे, नहीं होगी तो निगेटिव में जब विष फैल जाएगा तो क्या होगा? कोई पौधे नहीं उगते हैं। तो एलिलोपैथी होता है। क्या करते हैं? ये ऐसे विष को स्रावित करते हैं जिससे वहाँ पर आसपास आप देखेंगे तो एक भी पौधा या घास कोई भी आपको नहीं उगे मिलेंगी। तो वही उस क्रिया को क्या कहते हैं? एलिलोपैथी कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में आपके ऊर्जा का लाभ होगा और खनिजों की हानि होती है, क्योंकि ऊर्जा में प्राप्त होती है, ऊर्जा का लाभ होगा और खनिजों की हानि होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? पर्यावरण के मूल संगठक आप देखेंगे तो उसमें 3 कारक मुख्य हैं। अजैविक, वैसे तो 2 मुख्य कारक बताए गए हैं, अजैविक और जैविक, लेकिन इसमें 3 हैं, अजैविक, जैविक और ऊर्जा। तो सम्मिलित किसको नहीं किया जाता? स्थानिक कारक में। तो अजैविक कारक कौन से होते हैं? पर्यावरण के 3 मूल संगठक हैं। पहला है जैविक संगठक, जिसमें जीवित प्राणी, पेड़ पौधे, मतलब जो भी व्यक्ति जीवित है तो वो क्या होगा? वो जैविक संगठक के अंतर्गत आएगा। और जो अजैविक संगठक है, पानी, नदियाँ, पर्वत, झरने, जो भी अजैविक भौतिक चीज़ें हैं वो आपके अजैविक संगठक के अंतर्गत आएंगी। और ऊर्जा संगठक के अंतर्गत सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा आएगी, सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा क्षेत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? तो कौन सा ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर फैला है? तो हम जानते हैं कि समुद्र का वाला क्षेत्र जो है वो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर फैला है, लगभग 71% भाग पर फैला है। तो पारिस्थितिकी तंत्र तो यही फैला है आपका समुद्र वाला, क्योंकि मरुस्थल कम है, घास, पर्वतीय क्षेत्र सब कम है, सबसे ज़्यादा यही आपका है। फिर अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है? जीवों की नई प्रजातियों का विकास। तो क्या जीवों की नई प्रजातियों का विकास होगा तो संतुलन बना रहेगा? कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा हानिकारक कीटों का विनाश, जैव विविधता या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो जैव विविधता का संरक्षण, क्योंकि जैव विविधता अगर बनी रहेगी तो पारिस्थितिक तंत्र हमारा संतुलित रहेगा। अगर जैव विविधता नहीं रहेगी तो पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाएगा? वो संतुलित नहीं रहेगा, संतुलन में आ जाएगा। जैसे आप मनुष्य में अगर देखें तो सभी मनुष्य एक जैसे थोड़ी हैं। मनुष्य की अगर एक प्रजाति, अभी जैसे अभी कोरोना वाला संकट चल रहा है, तो क्या अगर सबकी रोग प्रतिरोधक क्षमता एक जैसी होती तो सब क्या होते? सब या तो जिंदा होते हैं तो सब निपट गए होते। तो ऐसा नहीं है। तो कई लोगों की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो ज़्यादा होती है, कई कम होती है, क्योंकि सभी व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है, इसीलिए इनके अंदर विविधता है। ऐसे कई जीव जंतु पौधों में है जिसमें विविधता पाई जाएगी, वही जीवित रहेगा। जो अपने को समय के अनुसार नहीं बदलेगा वो क्या हो जाएगा? वो समाप्त हो जाता है। तो यही है, पारिस्थितिक तंत्र संतुलन कब बना रहेगा? जब अपने आवश्यकता के अनुसार आदमी बदलाव लाए या कुछ हो, तो जैव विविधता जो है, जीवों की विविधता जो है, वही संरक्षण इससे संबंधित है। ये आपका सही है, गा वाला ऑप्शन। आगे है 10 नंबर प्रश्न, एपीफाइट्स वह पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। एपीफाइट्स वह पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए, छाया के लिए, जल के लिए। तो अभी मैंने बताया एपीफाइट्स का मतलब होता है अधिपादप पौधे। तो अधिपादप पौधे किस लिए होते हैं? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, आर्किड क्या है? आर्किड आपका जो होता है वो अधिपादप होता है। तो आर्किड यांत्रिक अवलंबन के लिए पौधों पर निर्भर रहता है, ना कि उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। भोजन तो अपना स्वयं प्राप्त कर लेता है, जो वातावरण की नमी से अपना भोजन प्राप्त करता रहता है अपनी जड़ों के बेलामेन वाले भाग से। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है खास सही होगा, यांत्रिक अवलंबन के लिए ये निर्भर होते हैं।
अगला है भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। तो भारत की मैंग्रोव वनस्पति है जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, सुंदरवन वाला डेल्टा है, वहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि ये लवणीय मृदा में उत्पन्न होती हैं। लवण वाले जहाँ पर लवणीय मृदा जल पाया जाएगा वहीं पर उत्पन्न होगी। ये पानी में हमेशा इनकी जड़ें डूबी रहती हैं, वहीं पर पाई जाती हैं। इनसे इनकी जो शाखा होती है, इनके जो पेड़ की शाखा होती है बहुत मजबूत होती हैं। इनसे नाव भी बनाई जाती है, इनसे नाव भी बनाई जाती है क्योंकि बहुत मजबूत होती हैं। कच्छ के रण में भी आपकी पाई जाती हैं। कौन? मैंग्रोव वनस्पति। तटीय उड़ीसा वाले भाग में पाई जाती हैं, मालाबार वाले तट पर भी ये पाई जाती हैं। तो ये हर जगह पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुंदरवन वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, फिर उसके बाद गुजरात वाले क्षेत्र में, फिर उसके बाद अंडमान निकोबार। तो इस तरह से इनका पाए जाने का एक क्रम होता है कि कहाँ पर पाई जाती हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए लवण कच्छ आदर्श स्थल है? मतलब कौन सा इनमें से है, तीनों में से, कि लवण कच्छ आदर्श स्थल है उत्पन्न होने के लिए? तो इनके 3 ऑप्शन दिए गए, 3 ऑप्शन के आगे कूट भी दिया गया है, उसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और 3। तो इसमें जो सही होगा वो ऑप्शन आपका एक का सही होगा, केवल एक इसमें सही है। तो जो लवण वाले किसकी वृद्धि के लिए लवण कच्छ आदर्श स्थल है? तो लवण मृदोभिद के लिए आदर्श स्थल है। तो पहला आपका कूटमी का वाला सही विकल्प। तो इसमें देख लेते हैं क्या होते हैं ये सब। समोद्भिद, समोद्भिद किसे कहा जाता है? औसत जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? समोद्भिद। जो औसत जल, ज़्यादा जल में नहीं उनकी आवश्यकता होती है, उनको हम समोद्भिद कहते हैं। मरुद्भिद किसे कहा जाता है? जो कम जल में उगने के लिए कम जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। मतलब जहाँ पे आप मरुस्थल देखे होंगे, नागफनी, कैक्टस वगैरह जो उगते हैं वहाँ पर, तो कम जल में, जल की आवश्यकता उनको कम होती है, तो उनको मरुद्भिद कहते हैं। जलोद्भिद ऐसे पौधे जिनकी जड़ें पानी में या पानी के नीचे ज़मीन में रहती है। मतलब जैसे तालाब है आपका, तालाब में क्या होता है, नीचे तक जड़ें चली जाती हैं तो वहाँ पर स्थिर रहें, या तो पानी में तैरती रहें। तो ऐसे जो पौधे उगते हैं उनको जलोद्भिद पौधे कहा जाता है। आगे है, सभी वनस्पतियों के निर्माण में वर्षा तथा ताप का मिश्रित प्रभाव पड़ता है। कोई भी वनस्पति हो तो वहाँ का वितरण जो प्रारूप होगा वो वहाँ के वर्षा तथा तापमान का बहुत बड़ा योगदान होता है। यही 2 कारक होते हैं जो वनस्पतियों के वितरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? किसका पारिस्थितिकी तंत्र से संबंध नहीं है संतुलन से? तो जल प्रबंधन जो होता है बिल्कुल पारिस्थितिक तंत्र से संबंध होता है, क्योंकि अगर जल ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो जल प्रबंधन का प्रबंध करना अति आवश्यक है। वन रोपण, तो वन का रोपण भी करना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगी और CO2 की मात्रा कम होगी। CO2 की मात्रा कम होने से क्या होगा, धीरे धीरे तापमान जो है पृथ्वी का वो कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग की घटना नहीं बढ़ेगी। तो पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक है। वन्य जीव सुरक्षा ये भी आवश्यक है पारिस्थितिक संतुलन के लिए, क्योंकि अगर इनकी सुरक्षा नहीं की जाएगी, जैव विविधता का हमारे ह्रास होगा। अगर जैव विविधता का ह्रास होगा तो क्या होगा, असंतुलित हो जाएगी पारिस्थितिक तंत्र। तो इससे इन सब चीज़ों को बचाना आवश्यक है। लेकिन इसमें जो एक कारण है औद्योगिक प्रबंधन, तो इससे मैच नहीं करता, इसलिए औद्योगिक प्रबंधन आपका सही है इसमें। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? अभी मैंने जस्ट इसके ऊपर बताया था, जब हमारा निकेत का आया था तो पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना का केंद्र ओस्लो, यहाँ पर ओस्लो होगा, तो ओस्लो में स्थापित किया गया है। ये नॉर्वे में आपका स्थित है। आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है। इकोटोन कैसे कहलाता है इसके बारे में हम आपको व्याख्या बताएंगे। इकोटोन इसमें 2 पड़ोसी तंत्रों का सह अस्तित्व होता है, ऐसे क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया है, तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि जब ऐसे आता है ये दोनों क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। तो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ तथा इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ, दोनों जातियाँ क्या होंगी, अलग अलग होंगी, एक तो होंगी नहीं। तो इन दोनों का जो मिश्रण होता है ये इकोटोन वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इकोटोन का मतलब ये संक्रमित क्षेत्र होता है, संक्रमण क्षेत्र। तो संक्रमण क्षेत्र में दोनों का मिक्स पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इकोटोन वाले स्थल को क्या कहते हैं, टिकाऊ जैव समूह होता है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा स्थायित्व रहेगा इनमें, क्योंकि इनमें जैव विविधता ज़्यादा पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही प्रजातियों के, दोनों क्षेत्र के प्रजातियों के जीव जंतु पौधे वनस्पतियाँ पाए जाते हैं। इसलिए ऐसा क्षेत्र क्या होता है, ज़्यादा टिकाऊ होता है अपेक्षाकृत इन क्षेत्रों के। तो ऐसे ही क्षेत्र को क्या कहते हैं, इकोटोन या संक्रमण क्षेत्र। ये टिकाऊ जैव समूह क्षेत्र होता है।
अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र आपका जो होता है वो महासागर होता है, समुद्र होता है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा अस्थायी है, बहुत ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र पर है और बहुत ज़्यादा ही अस्थायी होता है। आगे है, किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? अगर उत्पादकता का बोध कह रहा है तो उत्पादकता का बोध सीधे सीधे ऊर्जा पिरामिड से होता है। ऊर्जा द्वारा ही सभी की उत्पादकता निर्धारित होती है। यदि ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा, तो ऊर्जा द्वारा ही सब कुछ निर्धारित होता है, उत्पादकता का पारिस्थितिक तंत्र के बोध होता है। तो इसके साथ साथ हम जानेंगे संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड के भी बारे में डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं जीव संख्या पिरामिड। जीव संख्या पिरामिड क्या होता है? ये पिरामिड सीधे तथा उल्टे दोनों बनते हैं। अब पिरामिड क्या होता है? पिरामिड ऐसे होता है, पिरामिड ऐसे ऐसे होता है। तो इसमें क्या होता है? जीव संख्या पिरामिड। यहाँ पर जो इसमें क्या होता है, सीधा उल्टा कैसे बनेगा? अगर सीधा कब बनेगा? जब नीचे की संख्या, जो प्राथमिक उत्पादक है आपका, प्राथमिक प्राइमरी उत्पादक जो होता है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे फसल का ले लें, फसल का क्या होगा? बहुत ज़्यादा फसलें होती हैं और उन पर डिपेंड लोग कम रहते हैं, कम रहेंगे तो एक सीधा पिरामिड बनेगा। यदि यही पिरामिड, इसमें क्या हो जाए कि जो नीचे है आपका प्राथमिक उत्पादक वाला क्षेत्र, इसमें कम हो जाए, ऊपर खाने वाले ज़्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा? इसका पिरामिड जस्ट अपोजिट बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। मतलब ये प्राथमिक हो जाएगा, ये द्वितीयक हो जाएगा, तृतीयक हो जाएगा। तो इसमें कैसे बनता है? उल्टा बन जाता है। जैसे आपका एक वृक्ष है, आपका एक वृक्ष है, तो वृक्ष पे जो चिड़िया रहेंगी और बंदर रहेंगे और चीज़ें रहेंगी, मनुष्य भी इसको खाते हैं, इसके फल को। जैसे आम का पेड़ है तो उस पर उसको चिड़िया भी खाएंगी, मनुष्य भी खाएंगे, तो क्या होगा? इसमें खाने वाले, इसकी संख्या तो कम है, फल जैसे 10 लगे हैं लेकिन खाने वाले 50 हैं, तो क्या होगा? इसका पिरामिड आपका उल्टा बनेगा। तो प्राथमिक, द्वितीयक, फिर तृतीयक, तो ये होता है, इस तरह से उल्टा पिरामिड बनता है। तो ये पिरामिड सीधे तथा उल्टे दोनों प्रकार के बनते हैं। जैसे घास स्थल पिरामिड तथा फसल पिरामिड सीधा होता है। तो घास स्थल जो होता है, तो घास बहुत ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र पर होती है और खाने वाले जानवर कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं। लेकिन आज की संख्या जाने दीजिए कि गाय बहुत ज़्यादा हो गई है और खाने में कम हो गया है, तो सब अलग की बात है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये आपका घास और फसल वाला पिरामिड उल्टा बनता है। जैसे आप 2 बीघे गेहूँ लगाए, 2 बीघे गेहूँ लगाए, तो गेहूँ की उसमें संख्या क्या है? अनाज की, जो गेहूँ के दाने होंगे, बहुत ज़्यादा है, और उसको खाने वाले आदमी कितने हैं? उस पर कम है, आदमी खाने वाले उसके कम है। फिर इस तरह से ये पिरामिड क्या बनता है? सीधा, और इसका वृक्ष का उल्टा बनता है, जबकि पेड़ तंत्र का पिरामिड उल्टा बनता है। तो मैंने यही आपको समझाने का प्रयास किया। जो संख्या पिरामिड, संख्या पिरामिड क्या होता है, मैंने संख्या पिरामिड के बारे में आपको बताया। फिर अगला आपका है जीव भार पिरामिड या बायोमास पिरामिड। अभी जो दूसरा विकल्प था, जीव भार पिरामिड या बायोमास पिरामिड। जीव भार का पिरामिड भी सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के बनते हैं। जैसे जीव भार का सीधा और उल्टा दोनों बनता है। अगर जीव भार, इसमें प्राथमिक जो है, द्वितीयक खाने वाले, तृतीयक फिर, तो प्राथमिक को खाने वाले जैसे हिरन वगैरह हो गए, तो इसमें अगर इसको खाने वाले कम है और इसके ऊपर इसको खाने वाले कम है तो सीधा बनेगा। लेकिन अगर एक तालाब का ले लें, तालाब का पिरामिड ले लें, तो क्या होगा? तालाब का पिरामिड, जो नीचे है मछलियाँ, क्या हैं? मछलियाँ ज़्यादा तो हैं मछलियाँ और इसमें तालाब में रहने वाले जीव जंतु, लेकिन द्वितीयक जो हैं उसके खाने वाले भी जो बहुत ज़्यादा हैं, और ऊपर जो उससे सबसे ऊपर हैं वो और ज़्यादा खाने वाले। तो इनका भार के अनुसार अगर देखेंगे तो जो ऊपर बढ़ता जाता है तो भार सबसे ज़्यादा इनका हो जाता है, फिर उसके बाद इनका भार रहेगा, फिर इनका। तो ये भार के अनुसार होता है। तो सबसे कम इनका भार होगा, क्योंकि छोटे छोटे रहते हैं, मछलियाँ छोटी छोटी रहती है तालाब में, आप देखेंगे तो इनका भार कम रहता है। तो इस तरह से होता है, इसका तालाब का पिरामिड उल्टा बनता है तथा अन्य चीज़ों का सीधा बनता है। फिर आगे हम देखते हैं ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड, प्रत्येक ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। क्यों सीधा बनता है? क्योंकि आप देखेंगे 10% का नियम लगता है। पेड़ पौधे सूर्य से ऊर्जा ग्रहण किए और 10% वो 90% उनके अंदर हो गए और 10% संचित हो गई। तो जो 10% संचित हुआ वो अगले क्रम को जब जाएगा, इसको जानवर चरेंगे तो क्या होगा? इनको 10% प्राप्त होगी, इनको 10% प्राप्त होगी, 90% क्या हो जाएगा? इससे अगले खाने वाले को भी 10% प्राप्त होगी, 90% क्या होगा? लॉस हो जाएगा। तो 10-10% का ऊर्जा का नियम है कि अगर 1000 पेड़ों को प्राप्त हो रही है तो 1000 का 10% किसको होगा? जो जानवर उसको खाएंगे तो उनको 100 मिलेगी, और अगर जानवर को मनुष्य खा रहे हैं या जो मांसाहारी है वो खा रहे हैं तो उनको 10% ऊर्जा मिलेगी। तो यही होता है 10% ऊर्जा का नियम। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सदैव क्या बनेगा? सीधा बनता है। अगला है 19 नंबर प्रश्न, बालकोद्भिद किस स्थान पर उगने वाले पौधे हैं? बालकोद्भिद, इसमें एक शब्द आ रहा है बालुका, बालू। तो बालू मतलब इसमें बजरी व रेत पर उगने वाले पौधों को बालकोद्भिद, बालकोद्भिद किस स्थान पर उगने वाले पौधे हैं? तो बालकोद्भिद बजरी व रेत वाले स्थान पर उगने वाले पौधे होते हैं। उसके बाद आपका है, किस स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण क्या है? आपेक्षिक आर्द्रता किससे ज्ञात की जाती है? यहाँ पर साइक्रोमीटर है। क्या है ये? साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से किसी स्थान की आर्द्रता को नापा जाता है कि उस स्थान पर ह्यूमिडिटी कितना है, तो उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। तापेक्षिक आर्द्रता को ज्ञात करने का उपकरण कौन सा है? साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर होता है। अमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं, बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं, और आगजैनोमीटर से हम क्या नापते हैं? आगजैनोमीटर से हम पौधों की वृद्धि को नापते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए लिखा है, मीटर से विद्युत धारा का मापन करते हैं, बैरोमीटर से वायु दाब, तथा आगजैनोमीटर से पौधे की ग्रोथ को मापते हैं कि पौधे की लंबाई कैसे ग्रोथ कर रही है, कैसे वो वृद्धि कर रहा है, कैसे बढ़ रहा है, इससे मापते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो में इतना ही। हम ये 20-20 प्रश्नों की श्रृंखला इसी तरह शुरू किए रहेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा शुरू करने का मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिससे दिक्कत होती है। तो आपको डिटेल में हम व्याख्या में सब कुछ बताएंगे, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।